जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। हम लोग आज देखेंगे हाई कोर्ट। भारत में हाई कोर्ट कितने हैं और संविधान के भाग कितना में इसका वर्णन है। अनुच्छेद की बात की जाए तो कितना से कितना तक अनुच्छेद में हाई कोर्ट का वर्णन है और किन के कार्यकाल में हाई कोर्ट एक्ट आया था। सबसे पहले कहाँ कहाँ हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। बात करेंगे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए, अपने साथियों में भी शेयर कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए क्लास को आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक्स क्या है तो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के कितना से कितना तक है तो बात करें अध्याय 5 और भाग 6 में इसका वर्णन है। किसका? तो उच्च न्यायालय का। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना से कितना तक है तो 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है। बात करें भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं तो उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितने हैं तो 25 भारत में उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्टों की संख्या भारत में वर्तमान में 25 है। और 25वां की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां, ठीक है, 25वां हाई कोर्ट का स्थापना होता है। 25वां हाई कोर्ट का स्थापना। तो ये था कुछ चीज़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। कभी कभी पूछ देता है कि हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है तो भाग 6। अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं तो ऑप्शन में दे देगा 20, 22, 23, 24, 25। तो ऑप्शन ठीक है, जो जिसमें 25 होगा वही सही होगा। और 25वां जो हाई कोर्ट बना वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित होता है 2019 में। आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक्ट आता है, ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। 1862 में, यानी कि उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्हीं के एक इजाज़त के बाद, यानी कि एक लेटर के बाद, लेटर या प्रस्ताव के बाद इन हाई कोर्टों की स्थापना होती है। तो कितने 1862 में तो 3 हाई कोर्ट की स्थापना होगी। 3 हाई कोर्ट की स्थापना होगी 1862 में। और महारानी विक्टोरिया के उस समय वो महारानी थी और इन्हीं की इजाज़त पर ये एक्ट लाया गया था। पहला जो बात की जाए, पहला जो था तो वो कलकत्ता था। कोलकाता
या कलकत्ता भी कह लीजिए वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में इसे कोलकाता कहते हैं, लेकिन उस समय ये कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता। वर्तमान में इसे हम लोग कलकत्ता के नाम से जानते हैं, उस समय ये क्या था, तो कलकत्ता था। उसके बाद बम्बई, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। फिर अगला था कौन सा, तो मद्रास, मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी बात की जाए तो इसका स्थापना कब हुआ, तो 1 जुलाई कितना में, तो 1862 में इसका स्थापना होता है। मुंबई की बात की जाए तो 14 अगस्त 1862 में इसका स्थापना होगा। और ये 15 अगस्त के दिन 1862 में इसका स्थापना होता है। तो 1862 में 3 जगह पर यह स्थापना होगा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। और सच माना जाए तो अंग्रेज़ों का ये प्रशासनिक क्षेत्र भी था, प्रशासनिक क्षेत्र था। इसे त्रिकोणमितीय बोलते हैं, शक्ति। यहीं पर अंग्रेज़ों का ज़्यादा जो शक्ति थी तो इन्हीं क्षेत्रों में थी। तो इसीलिए कलकत्ता उस समय अंग्रेज़ों का पहला पसंद था, दूसरा मुंबई था और तीसरा मद्रास। यहीं से अपने प्रशासनिक ढांचा को नियंत्रित करते थे। तो यही कारण था कि इन जगहों पर स्थापना की गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। आइए अब देखते हैं अगले बिंदुओं को। जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय ये भारत में अगर न्यायपालिका की बात की जाए तो भारत में न्यायपालिका का व्यवस्था कैसा है बाबू, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है और इसमें सभी न्यायालय शामिल हो जाते हैं। बात की जाए अगला तो क्या था, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से एक बना लेते हैं ताकि चीज़ों को समझना आसान हो जाए। सबसे ऊपर जो सर्वोच्च चोटी पर है तो वो कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है सबसे शिखर पर। तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कितना है, तो वर्तमान में इसकी संख्या 1 है, ठीक है, और कोई नहीं, एक ही हो सकता है। इसके कार्य क्या हैं, तो ये सबसे बड़ा न्यायालय है। किसका, तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय। और ये अपीलीय अंतिम अपीलीय न्यायालय भी इसे कहा जाता है। अंतिम अपीलीय न्यायालय भी इसे कहा जाता है। और संघीय न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद किसका स्थान आता है, तो हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय ये क्या होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके बाद आता है जिला न्यायालय, जिसे अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। इसके अंदर जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय का भी प्रावधान है। तो साथियों, ये था जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे सर्वोच्च चोटी पर है, यानी कि सबसे ऊपर है और इससे ऊपर कोई नहीं है। इसका फैसला अंतिम माना जाता है, इसका फैसला अंतिम है और ये जो कह दिया सो कह दिया और इसके बातों को कोई नहीं नकार सकता। ये हाई कोर्ट है जो
सुप्रीम कोर्ट से नीचे इसका स्थान आता है, इसके नीचे जिला न्यायालय आते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। तो जो उच्च न्यायालय है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कहा 1 जुलाई 1862 में इसका स्थापना हुआ था, कलकत्ता उच्च न्यायालय का। फिर दूसरा कौन था, तो 14 अगस्त 1862 में इसका स्थापना होता है, ये है बम्बई उच्च न्यायालय। तीसरा है 15 अगस्त 1862 में स्थापित होता है मद्रास उच्च न्यायालय। इसके बाद आएगा कौन, तो इलाहाबाद। इसके बाद आएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उसका स्थापना कब होता है, इसे हम लोग शुरुआत में ही देखा, भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक। इसके बाद आप लोग लिखिएगा एक पॉइंट और, क्या, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो 1862 के बाद 1866 में इसकी स्थापना होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इन तीनों के बाद अगर किसी का स्थान आएगा तो केवल और केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थान आएगा। कितना, तो 1866। इस सन को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ामों में आया हुआ है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप लोग तुरंत बताएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, शुरू करते हैं अनुच्छेद 214। यह पहला अनुच्छेद है हाई कोर्ट से संबंधित। तो इसमें क्या कहा गया है, 214 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, तो एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसमें कहा गया है। यानी कि अगर कोई राज्य है तो उसमें एक न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थापित, हाई कोर्ट की स्थापना होना चाहिए, अनुच्छेद 14 कहता है। तो वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले हम लोग लेंगे किसे, तो पहले ले लेते हैं कलकत्ता को, कलकत्ता हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय आप लोग लिख सकते हैं। फिर दूसरा तो बम्बई को ले लेते हैं, बम्बई हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट, यह सबसे पुराना हाई कोर्ट है। इसके बाद किसका स्थान आएगा बाबू, तो इलाहाबाद का, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्रम हुआ। इसके बाद देखते हैं इलाहाबाद के सटा हुआ राज्य कौन सा है, तो बिहार है, बिहार, अपना बिहार। पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के बाद देखेंगे कौन, तो झारखंड हाई कोर्ट। आप लोग गिनते चलिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। उसके बाद कौन सा आएगा, तो मध्य प्रदेश में भी है, यहाँ भी हाई कोर्ट है। 8 हुआ ये। 9वां हम लोग लेते हैं कौन सा, तो लेते हैं इसे राजस्थान हाई कोर्ट। 10वां की बात की जाए तो पंजाब वहाँ हरियाणा हाई कोर्ट, दोनों का एक ही है, चंडीगढ़ में स्थापित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और दोनों का कैपिटल भी चंडीगढ़ है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट, 11वां। उसके बाद कौन सा आएगा, तो ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश, ये एक हो गया। फिर
उत्तराखंड हाई कोर्ट। 14वां कौन सा होगा? तो JNK हाई कोर्ट। फिर सिक्किम हाई कोर्ट। अगला ले लेते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी के बाद मेघालय हाई कोर्ट आएगा। अगला की बात करें तो 18 मेघालय के बाद कौन सा आएगा बाबू? तो त्रिपुरा के बाद ले लेते हैं किसे? तो मणिपुर हाई कोर्ट। 20वां बात की जाए तो ओडिशा हाई कोर्ट। उड़ीसा के बाद कौन आएगा? तो आंध्र, जो 25वां उच्च न्यायालय है 2019 में इसका स्थापना होता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। 22 में तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना को लेते हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक के बाद केरल हाई कोर्ट। 24वां 24 और 25 में कौन सा होगा? तो गुजरात हाई कोर्ट होगा। तो ये नंबरिंग है। और ये कुछ हमारे जो राज्य हैं, राज्यों का हाई कोर्ट हैं और कुल 25 हैं, ठीक है, कुल 25 हैं। कुछ इस प्रकार से हैं। नंबरिंग में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा इतना हाई कोर्ट है। कुल कितने हैं? तो 25 हैं। और 25वां हाई कोर्ट की स्थापना आंध्र प्रदेश के अमरावती में होता है 2019 में। तो नंबरिंग में कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हमारा हाई कोर्ट इतने हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन प्रत्येक राज्यों में अभी तक उतने उच्च न्यायालय नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। 25 में हुए हैं। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा या होना चाहिए। अभिलेख न्यायालय उसे कहते हैं जो साक्ष्यों को सुरक्षित रखता है। साक्ष्यों को सुरक्षित रखना इसका कार्य रहता है। और इसके प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। किसके? तो अभिलेख न्यायालय के प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। और ये साक्ष्यों का सुरक्षित रखना इसका कार्य रहता है। किसी का स्टेटमेंट हो, अन्य चीज़ हो, और इसका जो साक्ष्य रहते हैं तो उस साक्ष्य को दूसरे दलील के रूप में भी दूसरे कोर्टों में आप पेश कर सकते हैं। और इसके एक बार रिकॉर्ड हो गया तो इसके प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अभिलेख न्यायालय का कार्य है कि साक्ष्यों को संयोजित रूप से फैक्ट के साथ सुरक्षित रखे। अगला आइए देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 में है उच्च न्यायालय का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद कह रहा था कि प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, और अनुच्छेद 216 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का गठन से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें और चीज़ें आएंगे। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक अगर गठन होगा तो उसमें बैठने वाले लोग भी होंगे। तो कौन कौन से होंगे? प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश
तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। और एक बात, अन्य न्यायाधीशों की संख्या मेंशन नहीं है, कितने सदस्य होंगे और कितने नहीं होंगे, यानी कि जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनके संख्या संख्या का निर्धारण नहीं है कि कितने अन्य न्यायाधीश होंगे। कहा गया है एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। न्यायाधीशों की संख्या इस मामले में राष्ट्रपति के पास है, तो हाई कोर्ट के मामले में। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ये केंद्र लेवल की आती है, तो इसका निर्धारण संसद करता है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने में संसद का हाथ रहता है। लेकिन जब उच्च न्यायालय की बात आए तो राष्ट्रपति इसमें बदलाव कर सकता है, अन्य न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है। आप लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, क्या है, तो संयुक्त उच्च न्यायालय लिखना शुरू करेंगे आप लोग। संयुक्त उच्च न्यायालय किसे कहते हैं? हम लोग तो स्टार्टिंग में देखा था भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों का नाम देखा हम लोगों ने। अब देखेंगे संयुक्त उच्च न्यायालय क्या होते हैं। ये उच्च न्यायालय वे हैं जो एक से अधिक राज्यों का केस का सुनवाई करते हैं। जैसे कि गुवाहाटी क्या करता है, ये तो असम में स्थापित है। अरुणाचल का जो विवाद होता है उसका भी देखता है, नागालैंड का भी देखेगा और मिजोरम का भी देखेगा, ठीक है। वैसे ही कलकत्ता अंडमान निकोबार का भी देखता है। तो देखते हैं संयुक्त उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय भी आप लोग लिख सकते हैं। ये किस किस क्षेत्र का सुनवाई करता है? तो पंजाब राज्य का, हरियाणा और चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ क्या है बाबू? तो ये क्या है? हाँ, यूटी है। तो तीन क्षेत्रों का क्या करता है वो सुनवाई करता है। यूटी क्यों बनाया गया? क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों का दावा है चंडीगढ़ पर और दोनों का कैपिटल भी है वही, तो विवाद ना बढ़े इसीलिए उसे यूटी के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो संयुक्त उच्च न्यायालय वो है जो एक से ज़्यादा राज्यों का सुनवाई करता है, यानी कि अपने राज्य का तो सुनवाई करेगा ही, दूसरे राज्यों का भी सुनवाई करेगा। दूसरा क्या है देखिए आप लोग, दूसरा क्या है? तो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर जो मुंबई हाई कोर्ट है किन किन क्षेत्रों का, किन किन राज्यों का सुनवाई करता है उसे भी देखते हैं। तो महाराष्ट्र का तो करेगा ही क्योंकि वहीं स्थापना है, इसका स्थापित है। इसके अलावा गोवा का भी सुनवाई करता है, दादर नगर हवेली और दमन दीव का भी सुनवाई करता है। ये कुल कितना? तो 1 2 3 4, इसमें से दादर और नगर हवेली, दमन दीव यूटी हैं और 2 क्या हैं? तो ये राज्य हैं। इन क्षेत्रों का सुनवाई करता है कौन? तो उच्च न्यायालय। मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव का उस क्षेत्र का सुनवाई करता है। अगला है तीसरा, कौन है? तो मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट किन किन राज्यों का सुनवाई करेगा? तो तमिलनाडु का करता है और पुडुचेरी क्या है? राज्य है या यूटी है? हाँ, यूटी है। तो इस क्षेत्र का भी मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ये करेगा। फिर चौथा की बात की जाए तो कोलकाता हाई कोर्ट है और सबसे पुराना है, ठीक है। 1862 में इसका स्थापना होता है और सबसे पुराना माना जाता है। अगला क्या है? तो पश्चिम बंगाल
यानी कि अपने राज्य का सुनवाई करेगा, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी क्या करेगा वो, तो सुनवाई करेगा। अंडमान निकोबार कहाँ है, तो द्वीप है, द्वीप, ठीक है, इस प्रकार से। और बीच से ही 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल गुजरती है। अगला बात की जाए तो 5वां केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जिसका सुनवाई केरल हाई कोर्ट करता है, तो केरल स्वयं माने उस राज्य का, और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, तो क्या है, यूटी है, और 32 किलोमीटर इसकी बात की जाए तो क्षेत्रफल है, और सबसे छोटा यूटी है, ठीक है। और ये लक्षद्वीप बहुत ही इम्पोर्टेंट है अरब सागर में, और भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो द्वीप है। अगला भी बात की जाए मालदीव को, खासकर मालदीव को काउंट करने के लिए। छठा बात की जाए तो गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी के हाई कोर्ट किन किन राज्यों का सुनवाई करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले दिखाई देती है, धरती पर आती है। अरुणाचल प्रदेश के वालांगू की भी एक जगह है गुवाहाटी, वहाँ पर सूर्य की किरणें से पहले दिखाई देती है। तो अरुणाचल राज्य का भी केस गुवाहाटी हाई कोर्ट देखेगा, ठीक है। असम का तो देखेगा ही देखेगा, उसके बाद मिजोरम और नागालैंड का भी सुनवाई करता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उस राज्य में हाई कोर्ट नहीं है तो चीज़ें गुवाहाटी आने में दिक्कत होता होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आकर दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है। उस राज्यों में भी खंडपीठ है, यानी कि ब्रांच बोला जाता है जिसे, ठीक है, ब्रांच इस राज्य में भी है, अरुणाचल में भी है ब्रांच, ठीक है, मिजोरम में भी है ब्रांच, और नागालैंड में भी है ब्रांच। किसका, तो हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का ब्रांच इन राज्यों में है, और पहले इसका मामला ब्रांचों में ही आएगा, उसके बाद सुनवाई के लिए गुवाहाटी अडॉप्ट कर दिया जाता है। ऐसा सभी राज्यों में है। अगर बात की जाए मुंबई, तो गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में भी ब्रांच होंगे, पुडुचेरी में भी ब्रांच होंगे, अंडमान निकोबार में भी ब्रांच होते हैं हाई कोर्ट के, ताकि वहाँ के लोगों के लिए न्याय प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके, जल्द से जल्द हो। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट यहाँ भी है। तो ये कौन कौन से, तो जम्मू एंड कश्मीर, JNK और लद्दाख जो है वर्तमान में यूटी, और इसका भी सुनवाई करता है। तो इन्हीं को मिलाकर संयुक्त उच्च न्यायालय कहा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई बताएं। संयुक्त उच्च न्यायालय से समझ में आ गया, जो उच्च न्यायालय से 2 सकता है, 4 सकता है, 5 का, यानी कि भी आ सकता है के अधिकार क्षेत्र का सुनवाई करता है, यानी खुद का भी तो करता है, लेकिन दूसरे जो आस पड़ोस के राज्यों से भी कर सकता है। तो इसे कहते हैं, तो संयुक्त न्यायालय कहते हैं। कुल कितने हैं ऐसे, तो में कुल 7 प्रकार, इसका संख्या कितना है, तो 7 है, जिसे संयुक्त उच्च न्यायालय कहा जाता है। और आप लोग याद रखेंगे, विशेषकर यूटी वाला और गुवाहाटी वाला, इसे आप लोग हर हाल में याद रखेंगे। आगे बढ़ें। अनुच्छेद 217 में किस चीज़ का वर्णन है, क्या है, तो देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा, ठीक है। अनुच्छेद 217 में किस चीज़ का वर्णन है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। योग्यताएं और पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद किस में, तो अनुच्छेद 17 में उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 217। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर, तो CGI
सीजीआई प्लस उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात होगी तो उच्च न्यायालय के, ठीक है। नीचे देख लेते हैं क्या है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति कैसे होता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। किसके सलाह पर, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से भी सलाह लेगा, ठीक है। और उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह परामर्श लेंगे। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। समझ में आया। अब बात की जाए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति किसके सलाह लेंगे, तो राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेंगे ही करेंगे, सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का सलाह लेंगे। और उस राज्य के राज्यपाल यानी कि जिस राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी उस राज्य में राज्यपाल होंगे, उससे भी सलाह लेंगे। और उस हाई कोर्ट के यानी कि जिस हाई कोर्ट में उच्च यानी कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या करेंगे, तो सलाह लेंगे। कौन, तो राष्ट्रपति इन लोगों से सलाह लेंगे। किससे, तो सीजीआई, फिर राज्यपाल और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेंगे, तो सलाह लेंगे। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। अगला कौन सा है, तो अनुच्छेद 219। इसमें क्या कहा गया है, तो शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ वो नहीं दिलवाता है, ठीक है। शपथ वो नहीं दिलवाता है, नियुक्त तो कर देता है, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, तो उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाएगा या राज्यपाल के अधीनस्थ जो व्यक्ति होगा वो दिलवाएगा। अमूमन ऐसा नहीं होता है, अमूमन होता है कि राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। ये अनुच्छेद 219 में इसका वर्णन है। राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसकी, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट यानी कि उस राज्य के सीजीआई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति शपथ दिलाई जाती है। शपथ नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। ठीक है। नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन शपथ वो नहीं दिलवाएंगे। कौन, तो जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीशों की यानी कि उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा, उस राज्य के राज्यपाल क्या करेंगे, तो बोलेंगे खाओ शपथ, और खाकर शपथ यानी कि शपथ ग्रहण कर वो अपने पद पर बैठ जाएगा। आगे बढ़े। अब देखते हैं क्या, तो योग्यताओं के बारे में देख लेते हैं। योग्यताओं के बारे में किसके, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में देख लेते हैं। किसके
तो उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यताओं के बारे में देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश, उनकी योग्यता क्या होगी? तो उनकी योग्यता कुछ इस प्रकार से होगी। भारत का नागरिक हो या होना चाहिए, वो पहला शर्त क्या है? तो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। अगला क्या है दूसरा? तो कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, या किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये दूसरा इसका पैरामीटर है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? तो कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो। न्यायिक पद का मतलब है कि न्यायाधीश। ठीक है, न्यायिक पद का मतलब क्या है? तो न्यायिक पद पर रह चुका हो यानी कि वो जज रह चुका हो, चाहे न्यायाधीश रह चुका हो। उसके बाद किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रह चुका हो, यानी कि वकालत का अनुभव रहा हो। वकालत का अनुभव रहा हो तो वो व्यक्ति भी क्या बन सकता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य होगा वो व्यक्ति। तीसरा क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर क्या? तो 62 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। 62। सुप्रीम कोर्ट में क्या था? कितना था? तो 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई की बात की जाए तो 65 वर्ष तक पद पर पदासीन रह सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 62 वर्ष। इसे साइड में आप लोग नोट कर लें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष तक और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो 62 वर्ष तक अपने पद पर पदासीन रह सकते हैं। ठीक है, और इनके कार्यकाल निर्धारित नहीं की गई है कि 5 साल रहिए, 10 साल रहिए या आजीवन बैठे रहिए, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। बशर्ते कहा गया है 62 वर्ष तक आप इस पद पर बने रहने के लिए योग्य हैं। जैसे ही 62 वर्ष पार होगा इस पद पर बैठने के लिए एक प्रकार से आप अयोग्य माने जाएंगे, यानी कि बैठ नहीं पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में 65 था और हाई कोर्ट के मामले में 62 है। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक? सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक और हाई कोर्ट में 62 वर्ष तक। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति के मामले में 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति के मामले में 5 वर्ष, और राज्यपाल हो चाहे प्रधानमंत्री, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत हासिल किए रहते हैं वो भी 5 साल तक अपना टर्म पूरा करते हैं। और राज्यपाल भी, अगर वो सरकार गिरती नहीं है तो अमूमन राज्यपाल भी 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरे करते हैं। लेकिन सीजीआई के मामले में ऐसा नहीं है, ये चढ़ेंगे और 3 साल के बाद में उतर भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी हटाने की प्रक्रिया, उनके हटाने की प्रक्रिया को देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। अब देखेंगे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके हटाने की प्रक्रिया। तो कदाचार शब्द का प्रयोग होता है, मिसबिहेवियर और अक्षमता। इससे
ओपेसिटी के आरोप में इन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम उतना ही है 100 और राज्यसभा के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है और फिर संसद में चर्चा होती है। चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है और 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग देखेंगे। ठीक है, अगला है कितना था तो 200 अनुच्छेद 219 तक देखे थे ना, कितना था 220 पर आते हैं। अनुच्छेद 220 में क्या कहा गया है तो जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वहाँ उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यानी कि कहा गया है अगर ये मुख्य न्यायाधीश मान लेते हैं पटना हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश है, अगर अपने पद से हट जाता है, चाहे रिटायर हो जाता है 62 वर्ष के बाद, तो फिर उसी हाई कोर्ट में वो वकालत नहीं कर सकता क्योंकि उसके पद और गरिमा के खिलाफ होगा। आप लोग कल्पना कर सकते हैं जिस एक समय उसी उच्च न्यायालय में बैठकर वो न्याय सुनाता था, न्याय करता था, उसी हाई कोर्ट में वो वकालत कैसे कर सकता है। तो एक पद के गरिमा के विपरीत होगा। इसीलिए कहा गया अनुच्छेद 220 में कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उस उच्च न्यायालय में क्या नहीं कर सकता तो वकालत नहीं कर सकता। किंतु वहाँ किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है, लेकिन उस उच्च न्यायालय में नहीं कर सकता जिस उच्च न्यायालय में वो क्या था तो मुख्य न्यायाधीश था। इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 220 में। अनुच्छेद 221 में क्या कहा गया है तो न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा, वेतन के बारे में इसका जिक्र है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य के जो संचित निधि है वहाँ से दिए जाएंगे इसके वेतन। पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। जब रिटायर होते हैं, जब पेंशन मिलता है तो भारत के संचित निधि से मिलता है और जब अपने पद पर रहते हैं तब तक राज्य के संचित निधि से मिलता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका सैलरी की बात की जाए तो कितना है तो 2.5 लाख पर मंथ है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 225, ठीक है, लाख इनका क्या है तो इनका पर मंथ सैलरी है। तो वेतन से संबंधित है 221 और 220 है कि मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट का अपने ही न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, दूसरे न्यायालय में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी वो क्या कर सकता है तो वकालत कर सकता है। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहें आप लोग। अनुच्छेद 222 में क्या कहा गया है तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण, जिसे ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, स्थानांतरण करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि मानते हैं अभी पटना हाई कोर्ट में अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं इनका स्थानांतरण किया जा सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चाहे गुवाहाटी हाई कोर्ट में। स्थानांतरण इनके कार्यकाल यानी कि इनके समय रहते इनके अपने पद पर रहते हुए स्थानांतरण किया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट से कहाँ, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में स्थानांतरण किया जा सकता है। किसका सलाह लेना पड़ेगा इसके लिए? राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होगा उससे सलाह लेने के बाद क्या किया जाएगा, तो स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरित करने का प्रावधान 222 में है। यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा सकता है दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट में, वो उसे पठाया जा सकता है। अनुच्छेद 222 कहता है। 223 को देख लेते हैं क्या है, तो 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो कार्यवाहक क्या है, तो अल्पकालिक के लिए ये होता है, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, किसी का मतलब क्या है, तो जो वरिष्ठ होगा और अन्य न्यायाधीश जिसे बोलते हैं उसे क्या करता है, तो नियुक्त कर सकता है। कौन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 223 में इसका वर्णन है। बात करें अनुच्छेद 224 में, तो 224 में क्या कहा गया है, तो अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। तो इसमें क्या है, तो इसमें कहा गया है जो भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, उन्हें 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से प्रावधान है, तो भारत के राष्ट्रपति क्या करेगा, तो CJI से परामर्श लेकर 2 वर्ष तक हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। और इन लोगों का काम क्या रहता है, अतिरिक्त न्यायाधीश का, तो ये मुख्य न्यायाधीश का सहयोग करते हैं। यानी कि उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका सहयोग करते हैं या रिजर्व में रहते हैं। न्यायाधीश का सहयोगी माने जाते हैं, सहयोगी इन्हें माना जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 225 में इसका वर्णन है। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अधिकारिता। उच्च न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अधिकारिता है ये उससे संबंधित है। क्या, तो इसमें कहा गया है रीट जारी करने का अधिकार। ठीक है, रीट जारी करने का अधिकार भी दे सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार देता है, जैसे कि जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय, इस पर नियंत्रण कौन रखता है, तो राज्य का हाई कोर्ट रखता है।
तो इसके तहत ये शक्ति है किसके, तो हाई कोर्ट का। तो अभिलेखीय न्यायालय भी हो सकता है जिसे साक्ष्यों को सुरक्षित करता है, उससे संबंधित है ये। और राज्य का सबसे बड़ा अपीलीय अधिकारिता है कौन, तो हाई कोर्ट। इसका मतलब ये है न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता भी करता है। समीक्षा का मतलब है किसी विषय पर अगर हाई कोर्ट को लगे कि ये चीज़ें किसके, तो संविधान के खिलाफ है। अगर राज्य विधानसभा में कोई ऐसे प्रस्ताव आते हैं कि राज्य के विधानसभा में ऐसे प्रस्ताव आएंगे या आते हैं कि उसे लगता है कि ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन कर रहा है, तो जो हाई कोर्ट होगा उसका समीक्षा करेगा कि ये लोगों के मौलिक अधिकारों का या उनके दैनिक दिनचर्या को तो प्रभावित तो नहीं कर रहा है, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो उसका समीक्षा कर सकता है। और ये चीज़ किसमें है, तो अनुच्छेद 225 में इसका वर्णन है। और ये एग्ज़ामों में बहुत ना के बराबर आया है, जो आता है तो वो 226 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहीं से प्रश्न हर बार आए हुए हैं। अब देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ामों में बार बार रिपीट हुआ है। कौन, तो उच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार के बारे में बात हो रही है। तो अनुच्छेद 226 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। इसके तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है, रीट जारी करने का अधिकार है। और रीट एक प्रकार से क्या होता है, जब लोगों का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो पहले लोग क्या करेंगे, तो हाई कोर्ट में जाएंगे, मेरा मान हानि हुआ है, ठीक है, इसने मेरा छवि खराब करने का प्रयास किया है, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट के पास ये शक्ति रहता है कि रीट जारी कर सके, उसको अधिकार दिला सके। ये 226 के तहत है। और सुप्रीम कोर्ट के पास 32 के तहत ये रीट जारी करने की शक्ति है। और हाई कोर्ट के पास 226 के तहत रीट जारी करने का शक्ति है। आप लोग इसे याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। क्या है, तो उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति केवल ओनली मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त होती है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, और व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो ये इसका संरक्षक है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसके संरक्षक दो हैं, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। दोनों क्या हैं, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक माने जाते हैं। दोनों क्या हैं, तो ये न्यायिक व्यवस्था का भाग है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों का क्या है, पिता है, संरक्षक हैं। तो लोग पहले जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही जाया जा सकता है। जबकि ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, जबकि उच्च न्यायालय में इसमें उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा उच्च न्यायालय का शक्ति यहाँ प्रबल हो जाती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय में केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तब जा सकते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है, राज्य का हाई कोर्ट है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है, तो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में तो रीट जारी कर सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में भी रीट जारी कर सकता है, और इस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा शक्तियाँ रखता है। आप लोग इस चीज़ को नोट करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है केवल क्या करेगा, तो फंडामेंटल राइट के लिए ये रीट जारी करता है। वहीं हाई कोर्ट है
तो फंडामेंटल राइट तो करेगा ही, उसके बाद क्या करेगा, तो सामान्य कानूनी अधिकार है, यानी कि लोगों का अन्य जो अधिकार हैं उसे भी वो क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकार के संबंध में रीट जारी करने का अधिकार है, और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार के खिलाफ भी क्या करेगा, तो रीट जारी कर सकता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार भी रहता है, यानी कि इससे जो निचले अदालत हैं, इसका वर्णन कितना में है, तो 227 में है। इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है। किसे, तो उच्च न्यायालय के पास। उच्च हाई कोर्ट के नीचे कितने आएंगे, तो जिला न्यायालय आएगा, फिर सत्र न्यायालय आएगा, तो उसके ऊपर कौन है, तो हाई कोर्ट है, ये कहा गया है इसमें। आर्टिकल 228 में है उच्च न्यायालय अपने राज्य के सत्र न्यायालयों में चल रही किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। ये इसका शक्ति हाई कोर्ट के पास है। जो सत्र न्यायालय है चाहे जिला न्यायालय है, अगर हाई कोर्ट को लगे कि ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव है, तो बोलेगा तुम मेरे पास लेकर आओ। जैसे कि जिला न्यायालय चाहे सत्र न्यायालय है, उसमें किसी व्यक्ति पर ट्रायल चल रहा है, अगर लग रहा है कि इस पर विलम्ब किया जा रहा है और दोषियों को समय पर क्या सज़ा नहीं मिल पाएगा, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, तुरंत प्रभाव से उस केस को अपने पास ले लेगा। इसमें ये कहा गया है 228 में। 229 में क्या है, तो 229 में ये कहा गया है उच्च न्यायालय होगा अपने अधिकारियों को क्या करेगा, तो अपने अधिकारियों का नियुक्त करेगा। ये अनुच्छेद 229 में क्या है, तो उच्च न्यायालय अपने अधिकारियों का नियुक्त करेगा। यहाँ इससे संबंधित है, ठीक है। यह 229 में इसका वर्णन है। अगला है आर्टिकल 230 में है, तो इसमें उच्च न्यायालय होगा तो अपने कार्यों का विस्तार, ठीक है, विशेषकर राज्य विधानमंडल है उन क्षेत्र में अपने कार्यों का विस्तार करेगा उच्च न्यायालय, या उच्च न्यायालय कह लीजिए या हाई कोर्ट कह लीजिए। तो इसमें इसका वर्णन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही अपीलीय न्यायालय है। राज्य का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। प्रशासकीय भी इसे भी बोलते हैं। क्या, तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियां से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो हाई कोर्ट के पास है। अब देखते हैं अनुच्छेद 231 में क्या है। तो इसके अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त न्यायालय का प्रावधान कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ये क्या था ये, तो संयुक्त न्यायालय था। इसके अंदर कौन कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, उसके बाद मिजोरम था ना, 3 था ना,
उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्या क्या था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में था क्या? तो स्वयं, ठीक है, बंगाल था, वेस्ट बंगाल बोलेंगे उसे, पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन था? तो अंडमान निकोबार व निकोबार इसके अधीन था। वैसे ही बात की जाए पुडुचेरी, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी का भी क्षेत्र कवर करता था। तो ये संयुक्त जो उच्च न्यायालय होंगे, इसका वर्णन किसमें है? तो 231 में इसका वर्णन है। और हाई कोर्ट से संबंधित सभी अनुच्छेद यहीं पर समाप्त हुए। संक्षेप में सारगर्भित तरीकों से हम लोगों ने देखा, ठीक है। आइए अब देखते हैं PYQ। PDF आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, चिंता नहीं करेंगे। आगे देखिए, अब बताएंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे क्या? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्वारा, बी में संसद द्वारा कानून बनाकर, सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा, और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा? हाँ, किसके द्वारा? क्या कहा गया है? तो कहा गया है 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। तो किसके द्वारा? राज्यपालों द्वारा तो नहीं होगा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा कानून बनाकर? हाँ, किसके द्वारा? आइए देख लेते हैं कहाँ था। तो संयुक्त न्यायालय का प्रावधान था ये अनुच्छेद संसद द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या? तो संयुक्त उच्च न्यायालय बोलते हैं इसे, संयुक्त उच्च न्यायालय इसी को बोलते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का सुनवाई या उच्च न्यायालय का प्रावधान ये संसद द्वारा कानून बनाकर लाया जा सकता है, ठीक है। ये 231 में इसका वर्णन, ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी में मुंबई उच्च न्यायालय, सी में केरल उच्च न्यायालय, और डी में कर्नाटक उच्च न्यायालय। बताइए गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? हाँ, कौन सा है? हाँ, तो बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा आता है। कौन? तो गोवा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हैं? तो 25 हैं, ठीक है, 25 हैं। और 24 था पहले, 2019 से पहले 25वां बना आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कब? तो 2019 में, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। अगला कौन सा है देखिए आप लोग। तो इसमें क्या कहा गया है? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है?
तो कौन सी? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि और संबंधित राज्य की संचित निधि। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जब रिटायर होते हैं, जब पेंशन मिलता है, तो तब भारत के संचित निधि से मिलता है, और जब तक अपने पद पर रहते हैं तब राज्य के संचित निधि से वेतन दिए जाते हैं। ये आ चुका है, यूपीएससी में आ चुका है 2 बार और सीडीएस के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। अगला आप लोग बताएंगे क्या? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो किससे करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला क्या है? उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो 2 वर्ष के लिए कर सकता है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए में है 65, बी में 62, सी में 61 और डी में है कितना? 58। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, 62 वर्ष हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के लिए, और जो 65 वर्ष है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला देखिए क्या है? तो इसमें क्या कहा गया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? आँख मूंद के बताइए कौन से? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अगला कौन सा है? देखिए बताइए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अनुभव हो? तो 10 वर्ष का वकालत हो। अगर मुख्य न्यायाधीश बन जाता है तो अपने पद से हटने के बाद उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है और दूसरे राज्यों के उच्च न्यायालय में कर सकता है, लेकिन उस उच्च न्यायालय में नहीं कर सकता जिस उच्च न्यायालय में वो मुख्य न्यायाधीश था। अगला देखते हैं क्या है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को। तो राज्य के राज्यपाल से क्या लेता है? शपथ लेता है। और नियुक्ति उसे कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के नाम पर ही वो संबोधित करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसका। अगला है मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1862। एक का 1 जुलाई, 14 अगस्त, 15 अगस्त, फिर एक का 14 और 15 अगस्त 1862 में हुई थी, ठीक है। तो साथियों यहीं तक थे, और हम लोगों ने जितने भी PYQ किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इतना ही आप लोग अगर रिवीजन कर लेते हैं तो हाई कोर्ट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप लोग इतने देखें, ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में ऐसे ऐसे किताब ना पढ़ें जो आप लोग के कवर क्षेत्र से बाहर हो, आप लोग उसे कवर ना कर पाएँ। तो सीमित चीज़ों को पढ़ें, पौष्टिक भोजन खाएं और सीमित चीज़ों को रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।